इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सभी लोगों को पता होगा कि STET यानी जो अभी BPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बनाई जा रही है। और हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो सीरीज़ चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र। आप देख सकते हैं सामने घटना चक्र लिखा हुआ है और घटना चक्र के सीरीज़ चल रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चूँकि 200 तक हम लोगों का हो चुका है और 200 के बाद 201, 202 जैसे सवाल देखे जाएंगे। तो 201 नंबर सवाल है कि गांधी जी किसके कहने पर किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था और जो नील आंदोलन हुआ था यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह को के लिए गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्र ने जो है वो गांधी जी को निमंत्रण दिया था और गांधी जी को बुलाया था कि आप जो है वो चलिए और इस पूरी व्यवस्था को हैंडल करिए। चूँकि यहाँ पे जो कर व्यवस्था थी वो बढ़ गई थी और चंपारण में जो हुआ था वो तीन कटिया प्रथा की शुरुआत हुई थी और जिसका विरोध किसान कर रहे थे। यानी जो फसल जो उपजाया जा रहा था वो किसानों को ज़बरदस्ती फसल उपजाया जा रहा था और 3 कट्ठे में 1 कट्ठा जो है वो नील की खेती मजबूरन करनी पड़ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे 203 नंबर सवाल पे। और 303 नंबर सवाल कह रहा है 203 नंबर सवाल कह रहा है कि चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया और इन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। आगे बढ़ते हैं 204 नंबर सवाल पे। 204 नंबर सवाल कह रहा है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चंपारण किया गया, पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण में किया था। आगे बढ़ते हैं चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, सब लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 207 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने लिखा था और इसमें नील जो आंदोलन हुए थे और किसानों के जो नील किसान थे उसकी दुर्दशा का चरित्र चित्रण इसमें किया गया। इसकी रचना जो है वो दीनबंधु मित्र ने की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। वो कौन थे? तो रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे और गांधी जी से इनकी दोस्ती थी। 1925 एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। 210 नंबर सवाल कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तो गरीबों में सबसे गरीब जो होते हैं उनकी सहायता करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों में। चूँकि अहमदाबाद में जो थी वो टेक्सटाइल कंपनी थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल थी और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल में और उसके मालिकों और उसके मजदूरों में विवाद हो गया था और चूँकि बोनस की बातें थी और इसके लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची के रूप में रहे थे? सन 1930 में जेल भी गए। तो कौन थे? तो जमना लाल बजाज थे। सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया थे। 213वां नंबर सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। गांधी जी 214वां नंबर सवाल, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 1917 में 3 कठिया प्रथा शुरू हुई थी। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 215 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था?
तो 3/20 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था इसमें? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित जयप्रकाश नारायण नहीं थे। आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया भी इस 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। 218वां नंबर सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1916 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लखनऊ में स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। एम.एन. जोशी ने इसकी 1920 में AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव बने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई। व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, की नियुक्ति शुरू हुई थी। उच्चायुक्त पद की नियुक्ति शुरू हुई थी। 223वां नंबर सवाल कर रहा है कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है वो लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं 224वें नंबर सवाल पे। और 224वां नंबर सवाल कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जालियांवाला नरसंहार जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट न कोई अपील, न कोई वकील और न कोई दलील वाली कानून थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है वो है, अगला सवाल है रॉलेट एक्ट कानून भारत में लाया गया था, कब लाया गया? तो सन 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। सन 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। 226वां नंबर सवाल कर रहा है कि जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। इस रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में लोग जमा हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ से हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये जो कथन था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे बात करते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा। किसने मारा? तो उधम सिंह ने डायर की हत्या कर दी। उधम सिंह ने 1940 में डायर की हत्या कर दी, लंदन में डायर की हत्या कर दी। आगे बात करते हैं, 229वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित था। तो क्यों था? तो 1919 जो था वो जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगला सवाल है 230वां नंबर सवाल कह रहा है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। आगे बात करते हैं 231वें नंबर सवाल की। और 231वां नंबर सवाल कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? तो जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के मार दिया। 232वां नंबर सवाल कर रहा है कि किसके खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो पाया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा।
आगे बात करते हैं 23-24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसी में हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत हुई। आगे बात करते हैं 233वां नंबर सवाल कर रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वह इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहा था। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। कब किया? तो 1920 में प्रारंभ किया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 238वां नंबर सवाल कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में? तो छपरा में ये सक्रिय थे असहयोग आंदोलन के रूप में। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? चौरा चौरी वाले आंदोलन को, असहयोग आंदोलन के समय जो चौरा चौरी घटना हुई थी जो 4 फरवरी 1922 को हुई थी और उसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, तो इसको उन्होंने हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस का द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की थी। मोपला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था, केरल के मालाबार प्रांत में हुआ था। आगे बात करते हैं 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। क्योंकि गांधी को क्या था? अंग्रेज़ों को हराने का पता मालूम था। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व प्रारंभ हुआ। साराबंदी आंदोलन 1922 का आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुआ था। 1922 में साराबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1920 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आगे बात करते हैं, और इस केरल में जो हुआ था वो मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। आगे बात करते हैं किसान किस घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरा चौरी कांड के बाद जो है वो गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को इसको यानी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आगे बात करते हैं 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार किया, पर परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और गोली चलाई। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ ने उत्तेजित होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे और भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी, इसलिए ये विकल्प सही है। चलिए आगे बात 247वें नंबर सवाल की, और 247वां नंबर सवाल कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से 1921 में लॉर्ड सिन्हा ने त्यागपत्र दे दिया था बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र से। आगे सवाल कह रहा है कि 1923 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधियों में पुनरावृत्ति का कारण था। क्या था उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। राजनीतिक
क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे बढ़ते हैं। 249वां नंबर सवाल कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की जो असफलता थी उसके बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी और स्वराज दल की स्थापना 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। 251वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने यानी चित्तरंजन दास ने की थी। आगे बात करते हैं। 254वां नंबर सवाल कह रहा है कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी चित्तरंजन दास होगा। चित्तरंजन दास ने ही किया था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निर्देशों पर भारत सरकार चलता है और इसे व्हाइट बर्डन कहा जाता है, किसने कहा था? तो इसे सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। कथन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार जो है वो 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था और यह 1919 की समीक्षा के लिए आया था। 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज़ थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। और यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। आगे बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान में नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं जो थी इस पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित जो विषय था उसके लिए वो तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग जो था वो 1928 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। 258वां नंबर सवाल कह रहा है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो 1929 में लाहौर में पारित किया गया था। 1929 में पारित किया गया था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में घंटा बजा, भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी के प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं। 259वां नंबर सवाल और 259वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं। 260वां नंबर सवाल कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज घोषित किया था 26/1 पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था 26/1/1930 को। यानी ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। 26/1/1930 को घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 261वां नंबर सवाल और 261वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। आगे बात करते हैं। समाजवाद के समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू थे। समाजवाद के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। 263 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा था 1921 में। सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो थी वो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई थी। आगे 264वां नंबर सवाल। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब की गई? तो दांडी यात्रा जो है वो 1930 में की गई। 1930 में की गई।
दांडी यात्रा 1930 में की गई। और साबरमती, उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ की। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 265वां नंबर कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। आगे बात करते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो सरकार का विरोध जो है वो किस कर के विरोध में किया था? तो चौकीदारी कर के विरोध में किया था। चौकीदारी करके विरोध में किया था। 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक के कानून को भंग किया गया था। आगे बात करते हैं 267वां नंबर सवाल कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 दिन चली थी। आगे 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं खुदाई खिदमतगार नामक संघ सेवक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में जो चौकीदारी के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं 270वां नंबर सवाल कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल मूवमेंट जो थे वो किसकी की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? किसको दिया? तो रचनात्मक कार्यों को गांधी जी ने महत्व दिया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। इरविन 31, ध्यान रखिएगा, इरविन 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। यानी पहला जो है वो 1930 में, पहला 1930 में, उसके बाद दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। आगे बात करते हैं। गांधी इरविन समझौते में के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बात करते हैं। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए एक पृथक समूह बनाया गया था 1932 में। आगे बात करते हैं। ये हिंदू को तोड़ने की एक परंपरा चली थी अंग्रेजों के द्वारा। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट के बाद बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या की 18% की वृद्धि कर दी गई थी। 282 नंबर सवाल कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व देना। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? तो 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है
1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यानी बिना ब्रेक वाला गाड़ी कहा था, बिना इंजन वाली रेलगाड़ी कहा था। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्ष में विश्वास रखते थे। 286 नंबर सवाल कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार को चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो था, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इस बिहार किसान सभा से 1929 में लगभग सभी लोग, चारों लोग जुड़े हुए थे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और लखनऊ में किया गया था। ये 1936 में लखनऊ में किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहला अध्यक्ष, किसान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। 291 नंबर सवाल कह रहा है कि वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह जगह था लखनऊ था। आगे बात करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी मांगों को किया गया था। आगे बात करते हैं। 293 नंबर सवाल कर रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को की थी। 31 अक्टूबर 1920 को की थी। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय था। तो 1926 से 1939 के बीच था। 1926 से 1939 के बीच था। तो 295 नंबर सवाल कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। फिर आगे जयप्रकाश नारायण थे तो लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला सवाल तो आज यहीं रहने देते हैं, यानी 100 सवाल हम लोगों ने आज देखा। अब इसमें 72 सवाल बच गए हैं और इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।